नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत हम एक एलिमिनेटरी प्रोसेस के जरिए, एक के क्रमिक विकास के जरिए सभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन को जाना। और उसके पहले हमने ये जाना कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बेसिकली तौर पर पूर्वी यूरोप के साथ किस प्रकार व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, और फिर मध्यकाल में किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अरबियन सी के होते हुए जो भूमध्य सागर और लाल सागर और रूट सील के माध्यम से जो रास्ते जाती थी उस रास्ता को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी यूरोप और भारत के मध्य कुछ समय तक टूट गया। फिर जब प्रबोधन का काल आया, जैसे में वास्को डिगामा और कोलंबस जैसे, पेड्रा अल्वारेज कैब्राल जैसे, फिर आप कहें तो बार्थोलोम्यू डियास जैसे जोग्राफर ने अलग अलग भूखंडों का खोज किया, जिसके परिणाम स्वरूप फिर जो पार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ हुड का खोज किया था, उसी के रास्ता को अनुसरण करते हुए फिर बाद के काल में देखिएगा आप तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक व्यापारी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए भारत के दक्षिणी तट पर आता है। और फिर वह भारतीय और यूरोप से आने वाली सभी कंपनियों के लिए एक समझो कहीं ना कहीं मार्ग को प्रशस्त करता है। तो इन सभी आयामों पर हमने बातें की थी, चर्चा किया था। फिर हमने पुर्तगाली कंपनी को डिटेल में पढ़ा, फिर डच को भी पढ़ा, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक तौर पर डेनिश कंपनी के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे, और फिर उसके बाद देन आ जाएंगे किस पर, तो फ्रेंच पर। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। डेनिश कंपनी के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें जानें, कुछ बातें समराइज करें, तो इसको एग्ज़ाम में उतनी बड़ा कोई रोल है नहीं, क्योंकि डेनिश कंपनी की उपलब्धि भारत में बहुत कम के बराबर रही है, ना के बराबर रही है। लेकिन जहाँ से प्रश्न आते हैं डेनिश कंपनी को लेकर, इस चीज़ को बारे में हम जान लेते हैं। तो ये पहला जो व्यापारिक केंद्र खोला वो ट्रेंकोवार में खोला। ट्रेंकोवार तमिलनाडु में पड़ता है। तो उस वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। देन उसके बाद देखिएगा तो उसी क्षेत्र में लगभग 1676 ईस्वी के आसपास सेरामपुर को अपना ये मुख्यालय बनाया। मुख्यालय मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र हो और उसका एक हेड क्वार्टर हो, मुख्यालय हो, जिसको वो सेरामपुर को बनाया। अब यहाँ पे सेरामपुर जो है एक अलग दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में सेरामपुर एक केंद्र था, और इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र से ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। तो इस बिंदु को याद रखिएगा कि ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का एक मुख्य केंद्र कौन था, तो वो सेरामपुर था। तो ये चीज़ें जो है आपको याद हो गई होगी। आगे देखते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी अपना सब कुछ बेचकर, ब्रिटिश कंपनी को बेचकर ये यूरोप चले जाते हैं। तो मात्र डेनिश कंपनी के बारे में इतना ही उपलब्धियां हैं कि पहला नंबर 1, ये पहला कोठी कहाँ स्थापित किया, तो ट्रेंकोवार तमिलनाडु में। दूसरा, इन्होंने सेरामपुर को क्या किया, अपना मुख्यालय बनाया। और सेरामपुर किस लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये सेरामपुर वाले जगह से अधिक तेजी गति से हुआ था। तथा इसके साथ साथ लास्ट में बाद के काल में जब इसकी व्यापारिक गतिविधियां कम होती गई, तो इन्होंने लगभग 1845 ईस्वी में सब कुछ ब्रिटिश कंपनी को बेचकर डेनिश कहाँ चले गए, तो यूरोप चले गए। मात्र डेनिश कंपनी का ये सारी उपलब्धियां हैं, जहाँ से प्रश्न भी यहीं से पूछेंगे, लंद फंद प्रश्न बनता ही नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। अब देखेंगे फ्रेंच कंपनी कि फ्रेंच कंपनी का क्या उपलब्धि रहा। फ्रेंच कंपनी का गठन हो रहा है 1664 ईस्वी में, और जिस समय फ्रेंच में फ्रेंच कंपनी का गठन हो रहा है, उस समय जो कि फ्रेंच का जो राजा है वो है लुई 14वां। कौन है लुई 14वां? यही लुई 14वां है जिसका प्रधानमंत्री था कोलबर्ट, और कोलबर्ट के सिफारिश पर, कोलबर्ट के कहे तो एक तरह से अनुशंसा पर ही इस कंपनी का गठन हुआ। और यह कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया कि आप जाकर एशिया वाले क्षेत्र में अपना व्यापारिक प्रसार करिए, और व्यापारिक प्रसार के साथ साथ
आप धर्म प्रचार कीजिए, ईसाई धर्म को बढ़ावा दीजिए। तो इस दृष्टिकोण से इसकी स्थापना हुई थी। लुई 14वां ही था जो कहता था माई वर्ड इज लॉ, माई वर्ड इज लॉ। इसी के तहत आप एक पिक्चर आई है बाहुबली, उसमें देखिएगा कि माता रानी शिवगामी देवी वो एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर ही है जो बोलती है कि मेरा वचन ही शासन है, मेरा वचन ही कानून है। जो ये बातें बोलती दिख रही है शिवगामी देवी बाहुबली फिल्म में, वो कहीं ना कहीं जो वर्ड लिया गया है यही लुई 14वां के वर्ड से लिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे पिक्चर हैं जो एंशियंट काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में घटित घटनाओं को डायरेक्ट उठाकर अपने क्या करते हैं कि चलचित्र में परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जिस समय 1764 ईस्वी में फ्रेंच कंपनी का गठन हुआ, उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां। और लुई 14वां का एक प्रधानमंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट के सिफारिश पर ही इस कंपनी का गठन हुआ। और यही लुई 14वां था जिन्होंने कहा करता था कि माई वर्ड इज लॉ, यानी मेरा शब्द ही कानून है। उसी का कैरेक्टर आप देखिएगा बाहुबली जैसे फिल्म में कि एक के माता रानी शिवगामी देवी कैरेक्टर है जो बोलती है कि मेरा वचन ही कानून है। तो ये जो वर्ड उठाई है शिवगामी देवी कहीं ना कहीं डायरेक्ट लुई 14वां का वर्ड है। तो इस तरह के कैरेक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे इंटरव्यू जैसे कामों में ये सब काम आ जाती है। आगे देखिएगा, भारत में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया और प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसी कहाँ लगाए? तो सूरत में लगाए। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत में प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसी कहाँ लगाए? तो सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाए? मसूलीपट्टनम में। फिर आगे चल के देखिएगा कि पौंडीचेरी को ही फ्रेंको मार्टिन नाम का एक फ्रांसीसी ऑफिसर है, उन्होंने बसाया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी को क्या किया? बसाया। आगे के काल में देखिएगा तो 1707 में पौंडीचेरी को फ्रेंच का मुख्यालय बना दिया गया। यानी जितना भी ट्रेडिंग सेंटर था उन सबों का हेड सेंटर कौन था? तो पौंडीचेरी बना दिया गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको चीजें को याद रखनी है। आगे देखिएगा कि फ्रांसीसी केंद्र पर यदि आप नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि सूरत में, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर बंगाल में, ये चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। फिर सूरत में और देखिए तो आपको नजर आएगा कि सूरत में पुर्तगाली भी था, डच भी था, फ्रेंच भी थे और ब्रिटिश भी थे। अब ये प्रश्न नहीं पूछता है एग्जामिनर कि किस कंपनी का कंट्रोल किस क्षेत्र पर था। अब ये प्रश्न पूछता है कि किस वाले क्षेत्र पर कौन कौन कंपनी का कंट्रोल था। तो याद रखिएगा कि सूरत में किसका किसका कंट्रोल था? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये चारों कंपनियों का कंट्रोल था। कहाँ पे? सूरत में। अब ये मत पूछने जा रहा है कि कौन कंपनी का कंट्रोल कौन क्षेत्र पर था। अब ये प्रश्न पूछेगा कि कौन क्षेत्र पर कौन कौन कंपनी की कंट्रोल थी। तो इस तरह से आपको जानना है। आगे देखते हैं। अब यदि हम अंग्रेज और फ्रांसीसी संबंधों के बीच कुछ बातों को, कुछ पहलुओं को जाने तो स्पष्ट होता है कि ये दोनों के बीच हमेशा कन्फ्लिक्टन रहता था। और वो जो कन्फ्लिक्ट रहता था, वो जो विवादपूर्ण व्यवहार होता था, वो क्यों होता था? क्योंकि दोनों में व्यापारिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का महत्वाकांक्षा था। दोनों अपने अपने भारत में अपना नींव डालने, अपनी साम्राज्य को स्थापना करने को लेकर हमेशा एग्रेसिव होते थे। तो यह स्वाभाविक था कि भारत में इन दोनों के बीच युद्ध होंगे। तो यही युद्ध आगे चलकर होगा जिसे हम कहेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो व्यापारिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को लेकर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच पूर्ण रूप से 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 44 से 48 तक भी माना जाता है और 40 से 48 तक भी माना जाता है। दोनों में क्या अंतर है अभी मैं बताता हूँ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से लेकर 1754 और तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से लेकर 63। तो इन सभी आयामों को आइए देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखें तो पता चलेगा कि 1740 से 48।
अब 1740 से 48 के कहने का मतलब क्या था कि ये जो युद्ध था पूर्ण रूप से यूरोप के स्तर पर शुरू हुआ था। चूँकि यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों आते हैं, तो यूरोप में चल रहा युद्ध, जहाँ जहाँ दो कंपनियां सामने हैं उन दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक है। तो कारण यह था तात्कालिक कि ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर विवाद था और ऑस्ट्रिया पहले फ्रांसीसियों के अधीन था और अंग्रेज चाहते थे कि हमारा उस पर प्रभुत्व हो, और ऐसे में ब्रिटिश कंपनी और अंग्रेज कंपनी दोनों भारत में है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट होना तय था। तो यह युद्ध जो 1740 और 48 कहता है, यह यूरोप के स्तर पर प्रारंभ होने वाला था। चूँकि भारत में कब प्रारंभ हुआ तो 1744 से 48, तो इसको याद रखिएगा। आगे चल के देखिएगा कि यही युद्ध के कारण आगे चल के सेंट टोमे की लड़ाई होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सेंट टोमे की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। इसको आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो सेंट टोमे की लड़ाई फ्रेंच, अब सेंट टोमे की लड़ाई में फ्रेंच के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कैप्टन पैराडाइज कर रहे थे। और फिर यह जो युद्ध था विराम की ओर गया, और फिर एक्सला-शापेल की संधि के तहत क्या हुआ, यह युद्ध खत्म हो गया, यह युद्ध समाप्त हो गया, और ब्रिटिश को पुनः क्या किया गया कि मद्रास लौटा दिया गया। तो याद रखिएगा कि फ्रेंच ने क्या किया, ब्रिटिश को मद्रास लौटा दिया गया। तो आगे देखते हैं। तो ये प्रथम कर्नाटक का मामला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखें तो ये 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ। फ्रेंच अपने मन से क्या किया था, अपने अधीन के दो व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया था। क्योंकि भारत में शासक को लेकर विवाद चल रहे थे कि शासक कौन होगा। ऐसे में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने यह दिमाग लगाया कि यदि मेरे मन से मेरे दायरे के व्यक्ति अगर सत्ता में होती है तो उससे हमें लाभ की प्राप्ति भी होगी और संरक्षण भी मिलेगा। तो ऐसे में कर्नाटक में और हैदराबाद में एक अपने मन से दो व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया, और इसकी जो हारी हुई पक्ष थी वो जाकर त्रिचनापल्ली नाम के जगह पर, जो कि पौंडीचेरी के आसपास पड़ता है, वहाँ पे शरण ले लिया, और ब्रिटिश कंपनी ने उसे क्या दिया, संरक्षण दिया। फिर इसी के तहत देखिएगा एक नीति आती है आर्काट का घेरा। आर्काट का घेरा क्या था, इसका मतलब समझिए। रॉबर्ट क्लाइव ने यह दिमाग लगाया कि अगर जो हैदराबाद और कर्नाटक के हारा हुआ पक्ष है वो पौंडीचेरी में है, और वहाँ पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, और चूँकि जो जीता हुआ पक्ष था, शासक पक्ष कर्नाटक का, उसका आर्काट राजधानी था, और आर्काट पर यदि रॉबर्ट क्लाइव आक्रमण करता है तो जो शासक संरक्षण दे रहा है कहाँ पे, पौंडीचेरी त्रिचनापल्ली में, उसे कर्नाटक की ओर आना पड़ेगा। तो ऐसे में त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कमज़ोर पड़ेगा, जिससे ब्रिटिश कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआती दौर में देखिएगा तो फ्रांसीसी ही अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद के समय में अंग्रेज क्या हुए, फ्रांसीसियों पर भारी पड़ गए। तो इतना चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर पांडिचेरी की लड़ाई हुई, और फिर पांडिचेरी की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ, तो 1754 में। आगे देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। इसका कारण क्या है, इसे कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। अब सप्तवर्षीय युद्ध में प्रमुख युद्ध जो हुए हैं वो 7 वर्षों तक चले हैं, इसलिए कर्नाटक के थर्ड युद्ध को, तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो याद रखिएगा कि चद्दर नगर पर ब्रिटिशर्सों ने कब्जा कर लिया 1756 ईस्वी में, और फिर आगे जो युद्ध हुआ वो हुआ वांडीवास का लड़ाई। ठीक, तो वांडीवास की लड़ाई हुआ
ब्रिटिशर्सों और फ्रेंचों के बीच फ्रेंच से जो लड़ रहे अधिकारी थे वो थे काउंट डी लाली और बुस्सी। काउंट डी लाली नेता था और बुस्सी एक सैनिक कमांडर था। यह युद्ध में फ्रेंच ने पूरी तरह से हारा और हारने के क्रम में फिर आगे देखिएगा कि पेरिस की संधि हुई और पेरिस के संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रेंचों को क्या किया, मद्रास लौटा दिया। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेरिस के संधि के माध्यम से 1763 में पौंडीचेरी को फ्रेंचों को लौटा दिया गया। तो इस चीज़ों को क्या करनी है, आपको याद रखना है। यानी ऑल ओवर आपको याद अगर बताया जाए, ऑल ओवर संक्षेप में आपको रिवीजन कराया जाए तो आपको ये समझना है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मुख्य 3 लड़ाइयाँ हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फाइनली क्या हुआ, 1756 से 63। इसमें 7 वर्षीय युद्ध चला। 7 वर्षीय युद्ध में चंद्रनगर पर पहले हमला किया 1756 में ब्रिटिशर्सों ने और उसे कब्जा में ले लिया। फिर वांडीवास की लड़ाई हुई 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्सों और फ्रेंचों ने आमने सामने हुई। फ्रेंच के तरफ से 2 अधिकारी लड़ रहे थे, काउंट डी लाली और बुस्सी। काउंट डी लाली नेता था और बुस्सी सैनिक कमांडर था। यह युद्ध में फ्रांसीसियों ने हार गए। हार जाने के कारण 1763 में पेरिस की संधि हुई और पेरिस के संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने मद्रास क्या कर दिया, लौटा दिया। यानी पेरिस की संधि के माध्यम से 1763 में पांडिचेरी को फ्रेंचों को क्या किया, अंग्रेजों ने लौटा दिया। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।